चलिए देखिए, इसके पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ था कि वैलेंसी किस तरीके से निकाली जाती है और किस तरीके से उसकी धनात्मक और ऋणात्मक उसके जो चिन्ह होते हैं किस तरीके से पाए जाते हैं। यानी कि अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन पे कैसे -1 चार्ज लग जाता है, मैग्नीशियम है तो कैसे +2 चार्ज लग जाता है, सोडियम है तो कैसे +1 चार्ज लग जाता है। उसको हमने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था आप लोग को। उसको चाहे तो आप समीर सिद्दीकी ऑफिशियल पे सर्च करके और आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। आज का केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप बाउ के रूल से ही संबंधित है, जिसका नाम है हुन्स नियम। आप पढ़े भी होंगे। इसको कहा था लॉ ऑफ हुन्स। हुन्स एक वैज्ञानिक थे। जिस तरीके से आप बाउ ने अपना नियम दिया प्रमाण के विषय में, ठीक उसी तरीके से हुन्स ने भी अपना एक नियम प्रतिपादित किया। हुन्स का नियम को समझने के लिए प्रमाण को जानना सबसे आवश्यक है। प्रमाण भी अपने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। देखिए हुन्स का नियम क्या होता है। हुन्स ने यह कहा हुआ था, किसी भी तत्व के प्रमाण के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जब भराव होता है तो उसका युग्मन तब तक संभव नहीं है जब तक प्रत्येक रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर न जाए। अर्थात उसका यही निश्चित कहना है, किसी भी तत्व के प्रमाण के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक संभव नहीं है जब तक प्रत्येक रिक्त कक्षक में, यानी प्रत्येक जितना खाली ऑर्बिटल्स होगा वो भरा नहीं होगा, जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भर नहीं जाता। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भर जाएगा पहले कोष में, तभी अगले कोष में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हमने ले लिया हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 हीलियम। अगर इस हीलियम को हमें हुन्स के नियम से भरना हो तो हीलियम अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस होने के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। तो इसको भरेंगे कैसे। इसको सपोज दैट मान लीजिए s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल में जो संख्या होती है s में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें क्या करेंगे, ये s ऑर्बिटल हो गया और s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2। इन दोनों को जब भरेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया गया। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर लिए, हीलियम का निर्माण कर दिए। तो इस तरीके से हुन्स के नियम को भरा जाता है। अब हुन्स के नियम में यस, उसके बाद आता है p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में जो कोषों की संख्या होती है वो होती है 3। x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं। p ऑर्बिटल, इसमें x और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। पहले इसमें भर दिया जाएगा 1 और फिर इसी को कंप्लीट भर दिया जाएगा 2, फिर कितना 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर भरना है इसमें, इसकी संख्या 6 होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ, फिर y वाले कोष में भर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगले वाले में z हो जाएगा और उसके बाद से आपका फिर क्या करेंगे, z वाले में क्या करेंगे, इसको हम भर देंगे। ठीक इसी तरीके से आप देख सकते हैं d ऑर्बिटल। इसी तरीके से d ऑर्बिटल जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं 10। तो 10 मिलते हैं, किसमें जो कोषों की संख्या होगी या सेल्स की संख्या होगी वो हो जाएगी 5, 1 2 3 4 एंड 5। यानी कि इसको माने x y z, इसको x1 इसको y1 मान सकते हैं, या कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, इसका कोई बॉन्डिंग नहीं है। अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर हो गया 1, फिर इसी कोष में पूर्ण रूप से भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर इसी कोष में हम क्या करेंगे, भरेंगे, फिर इसी कोष को पूर्ण रूप से भर देंगे, फिर 4 हो गया इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे भरेंगे 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 पूरा भर गया, फिर यहाँ पर भरेंगे 7
और फिर यहाँ भर देंगे 8, फिर इसी तरीके से अगले कोष में भरेंगे 9 और फिर इसी कोष में भर देंगे 10। इस तरीके से हुंड के नियम से क्या किया जाता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो खाली कोष होंगे उनको ठीक इसी तरीके से क्या करेंगे, भरेंगे। और ये भी ध्यान रखना आप लोग को कि प्रत्येक रिक्त कक्षक जितना भी होगा, जो भी खाली ऑर्बिटल्स होंगे, उन पूरे में क्या करना है, 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 5 भर देंगे, 3 भर देंगे, इसमें ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो एक अगर कोष है, एक कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप 2 ही भर सकते हो, आप 3 या 4 नहीं कर सकते। अगर आप 3 या 4 करेंगे तो मान लीजिए सपोज दैट अगर एक कमरा है और एक कमरे में हमको सिर्फ 2 ही लोग हैं, 2 लोगों के रहने की जगह है, या बेड मान लीजिए एक बेड है, एक बेड पे अगर 2 लोग सो सकते हैं, उस पे अगर हम 3 या 4 करेंगे तो एडजस्ट करने में समस्या होगी, बल्कि ठीक से सो नहीं पाएंगे। तो ठीक वही प्रोसेस यहाँ पर हम कर सकते हैं कि जब हम किसी कोष को भरेंगे तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। तो ये हुंड का नियम पूरी तरीके से इसी सिद्धांत पर, इसी प्रिंसिपल पे क्या करता है, कार्य करता है। और यही ध्यान इसमें आपको रखना है कि जो भी इलेक्ट्रॉनों को भरा जाएगा वो अगर s ऑर्बिटल्स है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p आपके है तो 6 इलेक्ट्रॉन, d आपके होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन, और f अगर आपके आते हैं, देखिए एक f का भी बता दे रहा है लास्ट में, अगर f ऑर्बिटल होता है तो f ऑर्बिटल्स को अगर हम करते हैं तो इसमें कोषों की जो संख्या होती है वो होती है 7, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 14। अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और एक और जोड़ लीजिए, हो जाएगा 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका x y z x1 y1 z1, इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, a1 मान दीजिए, ये लिख दीजिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा, संख्या कितनी है 1, इसमें भर देंगे 2, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 और यहाँ लास्ट में भर देंगे 14। यानी कि इस तरीके से 14 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, आसानी के साथ आपके भर दिए गए। यानी कि इससे स्पष्ट हो गया s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और d ऑर्बिटल्स में आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना 10, और f ऑर्बिटल में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपके 14 भरे जा सकते हैं। और प्रत्येक कोष में जब तक हम ये कोष पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक हम अगले कक्षा में प्रवेश या अगले ऑर्बिटल में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये आज का टॉपिक था लॉ ऑफ हुंड्स। इसी तरीके से आप किसी भी तत्व का आसानी के साथ हुंड के नियम से आप इस सिद्धांत को पढ़ सकते हैं और आसानी के साथ इसको आप लगा सकते हैं।